हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक डेवलपमेंट थ्योरी है जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि बड़े बेटे हैं जेम्स मिल के, जो बड़े बेटे थे जेम्स मिल के। तो ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में जॉन स्टुअर्ट मिल और जेम्स मिल दोनों ऑप्शन दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, और पूछा जाता है भी ये डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी। तो कई बच्चे जेम्स मिल को चूज़ कराते हैं आंसर, बट वो आंसर गलत है, गलत होता है। और आंसर जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल होता है। और रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी है वो भी जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। तो कन्फ्यूज़न इसमें होती है, जॉन स्टुअर्ट मिल भी जे मिल लिखा होता है और जेम्स मिल भी जे मिल्स लिखा होता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। और जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, एज अपने डिस्कस किया भी, जेम्स मिल के बड़े बेटे थे। और जेम्स मिल जो थे वो मतलब रिकार्डो के क्लोज फ्रेंड थे। और हमें पता है भी रिकार्डो जो है वो क्लासिकल फ्रेमवर्क में विश्वास रखते थे, और जेम्स मिल भी क्लासिकल फ्रेमवर्क में ही अपनी जो पब्लिकेशंस करते थे। और क्लासिकल फ्रेमवर्क हमें पता है भी क्या होता है, क्योंकि एडम स्मिथ की थ्योरी में हमने डिस्कस किया था। हालांकि हम एक दो पॉइंट डिस्कस अभी फिर कर लेते हैं ताकि जो बेसिक है वो दोबारा अपने डिस्कस कर सकें, आगे दिक्कत ना आए कोई। जो क्लासिकल फ्रेमवर्क होता है वो ये एज्यूम करके चलते हैं भी जो इकॉनमी है वो फ्री ट्रेड की इकॉनमी है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इकॉनमी में जो स्टेट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम से कम है। मतलब एडम स्मिथ तो ये मानते थे भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो होना ही नहीं चाहिए, और वो तो एज्यूम ही ये करके चलते थे भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता ही नहीं, अगर होगा तो वो डिस्ट्रॉय करेगा परफेक्शन को। बट जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे वो थोड़े से अलग क्लासिकल फ्रेमवर्क में काम करते थे। वो उनका भी यही मानना था भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। बट वो एक साइड ये भी लेके चलते थे भी जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो एक या दो सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो सेक्टर उन्होंने कहा था भी एजुकेशन सेक्टर हो गया, जो कि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी तो एजुकेशन सेक्टर जो है वो मतलब पीछे रह जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ही रोट हिज थ्योरी इन 1861 इन द 3 आर्टिकल पब्लिकेशन। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने ना ये 3 आर्टिकल पब्लिश करवाए थे 1861 में। तो उनकी थ्योरी उन 3 आर्टिकल्स में पब्लिश हुई थी। और जो वो आर्टिकल्स में जो थ्योरी पब्लिश हुई थी तो उसका बहुत मतलब जैसे एडम स्मिथ की थ्योरी से थोड़ी सी हटके थी वो थ्योरी, और लोगों पे उसका इम्पैक्ट पड़ा था। और जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी उसको थोड़ा सा ओवरलैप कर लिया था जॉन स्टुअर्ट मिल की डेवलपमेंट थ्योरी ने। फिर जो मतलब उनकी एक बुक आई, हिज थ्योरी गॉट रीप्रिंटेड इन हिज बुक यूटिलिटेरिज्म विच केम इन 1863। तो उनकी एक जो बुक आई थी 1863 में, यूटिलिटेरिज्म। तो उस बुक में क्या हुआ, उनकी जो थ्योरी थी वो दोबारा पब्लिश की गई। ही ऑल्सो वर्कड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ। तो वो हमें पता है भी जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे वो अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिकल फ्रेमवर्क में काम करते थे, क्योंकि उनकी भी सोच वैसी ही थी जैसे क्लासिकल्स की थी। मिल रिगार्डेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो जो एडम स्मिथ थे वो भी इन तीनों को ही फंक्शन मानते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। बट मिल की जो थिंकिंग थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। मिल समझते थे भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैंड और लेबर हैं वो ओरिजिनल फैक्टर हैं प्रोडक्शन के। वो कहते थे भी ये दोनों जो फैक्टर हैं ये ओरिजिनल फैक्टर हैं, ये लिविंग फैक्टर हैं। जो फैक्टर अगर अपने काम में लाएंगे अच्छे से तो वो है कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे। वो जो थर्ड फैक्टर है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन का, वो लैंड और लेबर को अच्छे से यूज़ करने से होगा। थर्ड फैक्टर कैपिटल इज़ आउटकम ऑफ फॉर्मर लेबर। तो वो ये मानते थे भी जो पहले लेबर ने कोई चीज़ बनाई, जो कंक्रीट फॉर्म में प्रोडक्टिव फॉर्म में चीज़ बनाई, वो जो वो कैपिटल एक्यूमुलेशन को लीड करती है। He stated that if land and capital increase production faster than labor, then wealth of nation will increase। तो उनका मानना ये था भी अगर
जो लैंड और कैपिटल है, जो दो फैक्टर्स हैं, वो अच्छे से इंक्रीज़ करेंगे और फास्टर इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन के मामले में लेबर से ज़्यादा, तो ही जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब ये है, अगर लैंड और कैपिटल अगर इंक्रीज़ नहीं करेंगे फास्टर देन लेबर, तो लेबर क्या होगा, इंक्रीज़ करेगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, तो क्या होगा, लेबर में कंपटीशन होगा और जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिमांड ऑफ लेबर से ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, वेजेस जो है कम होंगे लेबर के। तो इसमें क्या है, लेबर का ज़्यादा नुकसान होगा और लेबर जो ट्रेड यूनियंस हैं वो कम प्ले में आएंगी और उससे क्या होगा, थोड़ी कन्फ्लिक्ट्स मतलब पैदा होंगी, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होंगी। तो वो ये मानते थे भी मतलब जो प्रोडक्शन है लैंड और कैपिटल की वो ज़्यादा फास्टर इंक्रीज़ करेगी, तो ही वेल्थ ऑफ नेशन इंक्रीज़ करेगी। क्योंकि जो लेबर है वो फिर लेस वेजेस में काम करने के लिए तैयार नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, वैसे तो सप्लाई ऑफ लेबर एज कम रिलेटिव टर्म में तो बढ़ जाएगी, बट उनका जो मन होगा, मतलब जो वो अपने दिल से काम नहीं करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी और ट्रेड यूनियंस हैं वो ये होने नहीं देंगी। वेल्थ अकॉर्डिंग टू हिम कंसिस्ट ऑफ टूल्स, मशीन्स एंड स्किल ऑफ लेबर। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेल्थ है ना, वो टूल्स, मशीन्स और स्किल्स ऑफ लेबर ये कंसिस्ट करती है, मतलब इनसे वेल्थ बनती है। वेल्थ बनती है मतलब कहने का ये है अभी, क्रिएट इन चीज़ों से होती है। टूल्स जो हो गए, मशीन्स जो होगी, हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, जो स्किल्स होगी, क्योंकि हर लेबर की, हर बंदे की अलग स्किल होती है, वही एक सेम पर्टिकुलर काम करने के लिए हर बंदा अलग अलग टेक्निक यूज़ करता है। इट इज़ प्रोडक्टिव लेबर विच लीड्स टू प्रोडक्टिव वेल्थ एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो एक पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर गया। जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने प्रोडक्टिव कंजम्पशन और अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन में डिफरेंस बताया था। तो प्रोडक्टिव कंजम्पशन उन्होंने ये कही थी, जो कंजम्पशन होगी नेसेसरी चीज़ों की, जो नेसेसरी चीज़ें अपने कोई दाल रोटी वगैरह जो भी ब्रेड बटर जो भी अपने नेसेसरी चीज़ें हैं, खाना पीना और मतलब ये 3-4 चीज़ें जो नेसेसरी होती हैं, उन पे अगर इन्वेस्टमेंट होगी या कंजम्पशन होगी तो वो प्रोडक्टिव कंजम्पशन होगी। अगर जो कोई भी अगर लग्जरी चीज़ों पे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट या लग्जरी चीज़ों कंज्यूम कर रहा है, तो वो कहते थे भी वो अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन होती है। रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर फोर्स एम्प्लॉयड प्रोडक्टिवली। तो उनका मानना यही था भी, अगर लेबर फोर्स को अपने प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय करेंगे अच्छे से, जैसे एडम स्मिथ कहते थे भी डिवीज़न होनी चाहिए, वैसे जो रेट है कैपिटल एक्यूमुलेशन का वो उस हिसाब से तय होगा। ही सेड अनप्रोडक्टिव लेबर डू नॉट इंक्रीज वेल्थ। तो अनप्रोडक्टिव लेबर जो कि लग्जरी सामान बना रही है, जो लग्जरियस प्रोडक्शन कर रही है चीज़ों का, तो वो उनको अनप्रोडक्टिव लेबर कहते थे। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मिल जो थे ना, वो माल्थस की थिंकिंग पे चलते थे, जो माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, जो आपने डिस्कस की थी फर्स्ट वीडियो में। तो वो कहते थे भी जो पॉपुलेशन कंट्रोल है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है, जो जॉन मिल थे ना, वो पॉपुलेशन को पूरी ऑल ओवर जो कंट्री में पॉपुलेशन चल रही है उसको पॉपुलेशन नहीं मानते थे। वो पॉपुलेशन उस चीज़ उनको मानते थे जो वर्किंग क्लास हैं, जो काम कर रहे हैं। तो उनका कहना यह था भी, अगर वर्किंग क्लास को कोई चीज़ का फ्रूट या कोई चीज़ का फ़ायदा उठाना है, तो उनको क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल पे रोक लगानी होगी। क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो उनका मानना ये था भी उस हिसाब से प्रोडक्टिव लेबर भी इंक्रीज़ करेगी और जो वेजेस हैं वो स्टैगर्ड हो जाएंगी, वो बंट जाएंगी। और मतलब हर बंदे को जिसको ज़्यादा मिल रही थी उसको कम वेजेस फिर मिलेंगी। ही बिलीव्ड इन पॉपुलेशन कंट्रोल एज इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इट विल रिस्ट्रिक्ट वर्किंग क्लास टू एंजॉय कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। वही बात वो कह रहे हैं भी, अगर ये चीज़ें होंगी तो वो जो कैपिटल एक्यूमुलेट हुई है इकोनॉमी में और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आई है, उसका फ़ायदा जो प्रेजेंट वर्किंग क्लास है वो नहीं उठा पाएगी। तो वेज फंड उन्होंने सिंपली जैसे एडम स्मिथ ने कहा था भी, जो वेजेस हैं वो डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर तय करता है, जहाँ वो इक्वेट होंगी।
वेज फंड विल राइज और फॉल, तो राइज एंड फॉल ऑफ वेजेस विल बी डिपेंडेंट ऑन रेट एट विच कैपिटल ग्रोज फास्टर देन स्लोअर देन और स्लोअर देन पॉपुलेशन। तो उन्होंने बोला था भी ये जो राइज और फॉल है, जो वेज फंड है, जो वेजेस जो राइज करेंगी और फॉल करेंगी, ये डिपेंड होगा भी जो कैपिटल ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है पॉपुलेशन से या पॉपुलेशन ज़्यादा स्पीडी से इंक्रीज़ हो रही है कैपिटल से। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन विल डिसाइड द साइज ऑफ वेज फंड इफ़ हायर, मतलब अगर कैपिटल एक्यूमुलेशन ज़्यादा फास्टर है पॉपुलेशन से तो ऑटोमेटिकली वेजेस जो हाई होंगी, नेवरदलेस जो वेजेस हैं वो कम होगी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा स्पीडी से इंक्रीज़ कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू हिम कैपिटल इज़ रिजल्ट ऑफ सेविंग एंड सेविंग ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट। तो वो कहते थे भी जो कैपिटल है ना, वो जो रिज़ल्ट है सेविंग का, जो सेविंग होगी उसको अपने इन्वेस्ट करेंगे जो अपने सेव किया, बट जो सेविंग है वो रेट ऑफ रिटर्न, अब उस सेविंग को अपने इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न अपने को अच्छा मिलेगा, नहीं तो नहीं करेंगे। रेट ऑफ प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू हिम रेट ऑफ प्रॉफिट्स विल डिक्लाइन। उनका मानना ये था, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में विश्वास रखते थे भी, वो कहते थे भी इकोनॉमी में जो रेट ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो कम होते रहेंगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो आउटपुट है वो मतलब एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ करती रहेगी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे एग्रीकल्चर से। तो अपने को है वो प्रोडक्शन पे आगे जाके ये जो इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विल ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट। तो ये हमने पहले डिस्कस किया भी, जो पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा, अगर इंक्रीज़ करेगी तो उसका क्या लॉस है। मिल बिलीव्ड इन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बट ही स्टेटेड दैट गवर्नमेंट कैन प्ले वाइटल रोल इन एजुकेशन यूथ, बट ही रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। तो उनका मानना यह था भी जो रोल है ना गवर्नमेंट का वो यही है बस भी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वो कहते थे ऊपर वो ये नहीं मानते थे, हालांकि ये मतलब बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं जो जेम्स मिल और क्लासिकल कह के गए थे, बट उनके टाइम अलग था। अब के टाइम में तो अगर वो होंगे और उनकी अगर कोई थॉट लेके आएगा ऐसे, तो मेरे को लगता है कोई जो एम ए इकनॉमिक्स जो बच्चा कर रहा है वो ही कॉन्ट्रडिक्शन कर देगा उनकी थॉट्स को, हर एक थॉट को, एक नहीं दो नहीं, हर थॉट को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा, क्योंकि टाइम अब चेंज हो गया है। तो उस टाइम पे वो फ्रेमवर्क वैलिड था। तो उनका मानना ये था भी जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो एजुकेशन पे ही एजुकेशन तक सीमित रहती है, और एजुकेशन को वो ये मान के चलते थे, आज के टाइम में अपने कहते हैं ना अभी अगर एजुकेशन में अपने इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगी, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ करेगी, लोग जो बच्चों का यूथ का दिमाग अच्छा होगा, वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, आगे जाके इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो वो ये मानते थे वो उससे कोई कैपिटल ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ नहीं होती, वो ना कोई इन्वेस्टमेंट है, वो एजुकेशन अगर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है ह्यूमन कैपिटल में। वो सिर्फ ये मान के चलते थे अगर एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है बच्चों को तो उससे क्या हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा बच्चों का और रहन सहन अच्छा होगा, और कुछ नहीं होगा। द स्टेशनरी स्टेट, तो जो अपने जॉन स्टुअर्ट मिल थे उन्होंने भी एक स्टेशनरी स्टेट बताया था भी, जो इकोनॉमी कहाँ जाके ख़त्म होगी कहाँ जाके एंड होगी, जैसे एडम स्मिथ ने बताया था। तो मिल स्टेटेड दैट स्टेशनरी स्टेट इज़ नॉट फार व्हेन देयर विल बी डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर विच विल फर्दर लीड नो इंक्रीज इन पॉपुलेशन स्टॉक ऑफ कैपिटल। उनका मानना ये था स्टेशनरी स्टेट आएगा, ज़रूर आएगा, और सिर्फ स्टेशनरी स्टेट को जो चीज़ें रोक रही हैं वो लेबर प्रोडक्टिविटी है, लैंड है, कैपिटल है, वो रोक रही है। जब तक वो रोकती रहेंगी तब तक जो स्टेशनरी स्टेट है जो वो रुका रहेगा, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होगी, ठीक है, और लेबर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू जहाँ इम्प्लीमेंट हो गया, एप्लीकेबल हो गया, वहाँ पे आके स्टेशनरी स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट्स विल बी मिनिमम, हो कहते हैं प्रॉफिट्स मिनिमम होंगे। बट ही वेलकम दिस सिचुएशन बिकॉज दिस विल सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनक्वालिटीज़। तो बट उनको एंड में वो एक तसल्ली भी दे रहे हैं भी, वो कह रहे हैं भी ये स्टेट जो है वो अच्छा भी होगा, भी कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी, कोई गलत चीज़ में भी सही चीज़ हो जाती है। तो स्टेशनरी स्टेट में क्या होगा भी, अपने को जो कैपिटलिस्ट की इनकम है वो ट्रांसफ़र होगी इनकम, क्योंकि जो इनकम इनक्वालिटीज़ चलती हैं इकोनॉमी में, तो इस टाइम पे जब क्राइसिस और रिसेशन आता है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, और इनकम इनक्वालिटीज़ क्या होती हैं, कम हो जाती हैं।
तो ये थ्योरी थी जॉन स्टुअर्ट मिल की, डेवलपमेंट थ्योरी।